तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है तोपों के धमाकों से, पहुंचती है कला और संस्कृति के सबसे ऊंचे मकाम तक और फिर खत्म हो जाती है गुमनामी के अंधेरों में। कैसा था ये पूरा सफर? चलिए इस दिलचस्प दास्तान को शुरू से समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक एम्पायर जिसकी बुनियाद ही तोपों पर रखी गई, वो कला की दुनिया का सरताज बन गया? और फिर अचानक सब खत्म कैसे हो गया? मुगलों के उदय से लेकर पतन तक की पूरी कहानी है क्या? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे सफर पर ले जाएगा। एक ऐसा सफर जिसमें शानदार जीते भी हैं, बेमिसाल हुनर भी, और एक दर्दनाक अंत भी। तो कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। देखिए, उसका भारत आना कोई मामूली हमला नहीं था। ये एक तरह से उस जमाने की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी का एक ऐसा शो था जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1526। हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और तब ही पंजाब के रास्ते एक नाम दाखिल होता है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसी के साथ रखी जाती है मुगल साम्राज्य की बुनियाद। अब सवाल ये है कि बाबर जीता कैसे? उसकी जीत का राज सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी थी। सोचकर देखिए, हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल हो रहा था पानीपत की लड़ाई में। उसकी दो चीजें कमाल की थी। एक, उस्मानी विधि, मतलब तोपों को इस तरह सेट करना कि दुश्मन तबाह हो जाए, और दूसरी, तुलुगमा विधि, जिससे वो दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेता था। मतलब ये उस जमाने का एक तरह से मिलिट्री रेवोल्यूशन था। और इस नई तकनीक का नतीजा वो भी देख लीजिए। एक के बाद एक जीत। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को शिकस्त दी और गाजी का खिताब लिया। और फिर 1529 में घाघरा की लड़ाई, जो कि अपने आप में खास थी क्योंकि ये जमीन और पानी दोनों पर लड़ी गई थी। मतलब कुछ ही सालों में बाबर ने पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो बाबर ने बुनियाद तो रख दी, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये बुनियाद इतनी मजबूत थी? साम्राज्य को असल में मजबूत करने का काम, उसे एक शक्ल देने का काम अगली पीढ़ी का था। और यहाँ कहानी में आते हैं हुमायूं और अकबर। अब हुमायूं की कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, शेर शाह सूरी जैसे तगड़े दुश्मन से हारकर 15 साल तक, जी हाँ 15 साल तक दर दर भटकना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 1555 में सरहिंद की लड़ाई जीतकर उसने मुगल सत्ता वापस हासिल की। क्या जबरदस्त कमबैक था। हुमायूं के बाद आता है अकबर का दौर, और अकबर ने सिर्फ साम्राज्य को फैलाया ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जो मुगलों की रीढ़ की हड्डी बन गया। इसका नाम था मनसबबारी सिस्टम। अब ये था क्या? इसे आज के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रैंकिंग जैसा समझ सकते हैं। हर मनसबदार का एक जात होता था, मतलब उसका पर्सनल रैंक, और एक सवार, मतलब उसे कितने घुड़सवार रखने हैं। इसी सिस्टम से सेना और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कंट्रोल किया जाता था। कमाल का आइडिया था। लेकिन अकबर सिर्फ एक कॉन्करर नहीं था। वो ये बात समझता था कि कोई भी बड़ा एम्पायर सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं टेक सकता, लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। और इसीलिए उसने एक के बाद एक बड़े सोशल रिफॉर्म्स किए। 1562 में गुलामी यानी दास प्रथा खत्म की, 63 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स हटा दिया, और 1564 में जो सबसे बड़ा कदम था, गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स भी खत्म कर दिया। ये उसकी दूर की सोच को दिखाता है। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य अपने गोल्डन एज में दाखिल होता है। ये वो दौर था जब तलवारों से ज्यादा कूची और छेनी की बात होती थी। कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर, हर चीज अपने चरम पर थी। और इस दौर के दो बड़े नाम थे, जहांगीर और शाहजहां। अब इन दोनों का दौर भी एक तरह से दो अलग अलग गोल्डन एज थे। जहांगीर को नेचर से, पेंटिंग से बहुत लगाव था, तो उसके दौर को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। उस्ताद मंसूर जैसे माहिर चित्रकारों ने जैसे कैनवस पर जान डाल दी हो। और दूसरी तरफ थे शाहजहां, जिन्हें शानदार इमारतें बनवाने का शौक था, तो उनका दौर कहलाया गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने हमें ताजमहल दिया। एक ने पेंटिंग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया तो दूसरे ने आर्किटेक्चर को। और इनकी विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है। ताजमहल और लाल किला के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जरा बुरहानपुर के कुंडी भंडारा के बारे में सोचिए।
ये जहांगीर के ज़माने की एक अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो बिना बिजली के आज भी काम कर रही है। ये है मुगलों की इंजीनियरिंग का कमाल। या फिर ओरछा का जहांगीर महल, जो दिखाता है कि कैसे मुगल और बुंदेला आर्किटेक्चर मिलकर एक नया फ्यूजन बना सकते थे। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और मुगल कहानी का टर्निंग पॉइंट था औरंगजेब का दौर। गोल्डन एज के बाद एक ऐसा दौर आया जो कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ औरंगजेब के राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी हद तक फैला, लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में बगावत के बीज भी बोए जा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि औरंगजेब एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर था। उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेक्कन की लड़ाइयों में गुजारा और आखिरकार दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसी मजबूत सल्तनतों को भी जीत लिया। उसके दौर में मुगल साम्राज्य टेरिटोरियल वाइज अपने पीक पर था। लेकिन यहीं से कहानी का वो दूसरा पहलू, वो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ साम्राज्य फैल रहा था तो दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की कई लिबरल पॉलिसीज को पलट दिया। जैसे 1679 में जजिया टैक्स, जिसे अकबर ने खत्म किया था, उसे फिर से लागू कर दिया गया और इसी एक फैसले ने साम्राज्य के अंदर डिसकंटेंट यानी असंतोष की आग भड़का दी। यही वजह है कि औरंगजेब को समझना इतना आसान नहीं है। ये देखिए, एक तरफ उसकी कुछ नीतियां काफी रिजिड थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ही सेना में सबसे ज्यादा यानी करीब 33% हिंदू मनसबदार थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बताता है कि इतिहास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें बहुत से ग्रे एरियाज होते हैं। और फिर औरंगजेब के बाद वो विशाल साम्राज्य, जिसे बनाने में सदियां लगीं, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। कमजोर बादशाह और बाहर से होने वाले हमले, बस यहीं से पतन की कहानी शुरू हो जाती है। इस पतन का सबसे बड़ा ब्लो, सबसे खूनी मोड़ आया 1739 में। उस वक्त बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला और ईरान से नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुगल सल्तनत की इज्जत पर एक ऐसा घाव था जो फिर कभी नहीं भर सका। दिल्ली में कत्लेआम हुआ और नादिर शाह अपने साथ वो बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा सब लूट कर ले गया। इसके बाद तो पतन की रफ्तार और तेज हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला पहला मुगल बादशाह बना। सोचिए, कहाँ वो मुगल साम्राज्य और कहाँ अंग्रेजों की पेंशन। और फिर आया आखिरी दिन, 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और इसी के साथ एक महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। बाबर की तोपों की गूंज से जो सफ़र शुरू हुआ था, वो बहादुर शाह जफ़र के खामोश निर्वासन पर आकर ख़त्म हो गया। ये शायद इतिहास का चक्र है जो हमें यही सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि वक्त की धूल में न जाने और कितनी ऐसी ही कहानियां कहीं दफन हो गई होंगी।